मुसलमान जो है वो शरीयत का पाबंद है और वो कोई ऐसी बात नहीं कर सकता है जो शरीयत से कन्फ्लिक्ट करती हो। कि हम महसूस करते हैं कि औरतों के लिए ये एक मुसीबत बन जाएगा फैसला। लीगल कमेटी से कंसल्ट करके इस कानून को इस फैसले को कैसे रोल बैक किया जा सकता है, इस पर काम करें। नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ते का मिलना आखिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को चुप क्यों रहा है? आखिर मौलाना और तमाम मुस्लिम संगठनों को महिलाओं को अधिकार मिलने से परेशानी क्यों है? बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के तलाकशुदा महिलाओं के गुजारा भत्ते के फैसले के खिलाफ अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खुलकर उतर आया है। आज दिल्ली में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बैठक की। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शरीयत के खिलाफ बता दिया गया। सुनिए। पहला रेजोल्यूशन जो है वो रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पर है, जो एक तरह से शाहबानू का रिप्लिका है। इसके सिलसिले में बोर्ड ने पहली बात तो ये कही कि ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का इस्लामी कानून यानी कानून शरीयत, जो कि हिंदुस्तान में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के नाम से जाना जाता है, जो शरिया के कानून पर बेस्ड है, ये उससे कन्फ्लिक्ट करता है, उससे मुतसादिल है। जाहिर है कि हम ये बात इससे पहले भी कहते रहे हैं कि मुसलमान जो है वो शरीयत का पाबंद है और वो कोई ऐसी बात नहीं कर सकता है जो शरीयत से कन्फ्लिक्ट करती हो। तो आपने सुना मुसलमान शरीयत का पाबंद है, तो सवाल तो उठेगा कि देश शरीयत से चलेगा या फिर संविधान से चलेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दलील है कि कोई भी मुसलमान शरीयत के खिलाफ जा नहीं सकता। इतना ही नहीं, बोर्ड का यह भी कहना है कि यह फैसला महिलाओं के हित के खिलाफ है। सुनिए जरा। ये हमने ये महसूस किया है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए हिंदू कोर्ट लॉ है, मुसलमानों के लिए शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है, और फिर आर्टिकल 25 में कॉन्स्टिट्यूशन में हमको ये आज़ादी दी गई है कि हम अपने मजहब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये बात कही गई है कि ये इन द इंटरेस्ट ऑफ विमेन है। ये जो जजमेंट है वो औरतों के मफाद में या औरतों की भलाई के लिए किया गया है। हमारा मानना ये है कि अगर आप रिश्तों पे, शादी ब्याह के मामला पे अगर गौर करेंगे तो आप महसूस करेंगे ये इन द इंटरेस्ट ऑफ विमेन नहीं है, बल्कि हम महसूस करते हैं कि औरतों के लिए ये एक मुसीबत बन जाएगा फैसला। देश में संविधान है, कानून है, लोकतंत्र है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या महिला अधिकारों पर कट्टरपंथी सोच हावी है क्या? जब देश की सबसे बड़ी अदालत फैसला दे रही है तो उस पर शरीयत को थोपने का प्रयास क्या हो रहा है? शरीयत के नाम पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देगा, लेकिन सवाल है कि देश शरीयत से चलेगा या फिर संविधान से चलेगा। हमने ये बात कही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी ने प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड को ये अथॉरिटी दी है कि वो लीगल कमेटी से कंसल्ट करके इस कानून को इस फैसले को कैसे रोल बैक किया जा सकता है, इस पर काम करें। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को यूसीसी की ओर बढ़ता हुआ कदम भी माना जा रहा है। कई एक्सपर्ट्स इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड साफ साफ यूसीसी के खिलाफ होने की बात कर रहा है। यह बयान भी सुनिए। हमारा जो देश है वो मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चरल कंट्री है। डाइवर्सिटी जो है यहाँ की विशेषता है, और हम ये महसूस करते हैं कि यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात हम आम तौर पे कहते हैं, तो हमने इसको इनकरेज किया है। चाहे आप लैंग्वेज की डाइवर्सिटी लो, कल्चर की डाइवर्सिटी लो, रिलीजन की डाइवर्सिटी ले, ये हमारे देश की विशेषता है और इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिजर्व किया है। यूसीसी इस डाइवर्सिटी को खत्म करने की कोशिश है, और हम ये महसूस करते हैं कि यूसीसी जो है न सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के खिलाफ है, बल्कि जो रिलीजियस फ्रीडम हमको यहाँ हासिल है उसके खिलाफ भी है। तो हमने ये बात कही गई है कि यूसीसी के सिलसिले में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट भी कोई बात
तय करती है तो उन्हें इससे रेफ्रेन करना चाहिए, इससे अपने आप को परहेज करना चाहिए। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला यह कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के खिलाफ क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है? मुस्लिम महिलाओं को मदद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आखिरकार दिक्कत इससे किस बात पर है? गुजारा भत्ते पर गदर मचा हुआ है, मौलानाओं को डर किस बात का है? क्यों वो कह रहे हैं कि गुजारा भत्ता नहीं देना चाहिए? शरीयत का नाम लेकर मुस्लिम महिलाओं का हक क्या छीना जा रहा है? सवाल यह भी कि गुजारा भत्ता बनाम शरीयत महिलाओं के खिलाफ क्यों है मौलाना? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शबनम खान सोशल एक्टिविस्ट स्टूडियो में मौजूद है, नाजिया इलाही खान पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ी हैं, हाजी मेहरदीन रंगरेज जो कि एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं, हाजिक खान जी इस्लामिक स्कॉलर, असगर खान जी वकील हैं और इस्लामिक मामलों की भी इनको जानकारी है। अब मैं शुरुआत सबसे पहले आज महिलाओं से करना चाहता हूं। शबनम, कैसा लगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का यह फैसला कि ये शरीयत में दखल है, शरीयत के खिलाफ है, मेंटेनेंस मिलना नहीं चाहिए? सबसे पहले तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करना चाहती हूँ हर अपनी बहन की तरफ से कि चलिए पहली बार बहुत साल बाद सही कम से कम न्याय की तरफ आगे बढ़ते तो नजर आ रहे हैं और हमें वो सम्मान जिसके लिए हम लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं वो मिलने की तरफ जा रहा है। और आपने क्या पूछा भाई, मौलाना क्या कह रहे हैं? नहीं, पर्सनल लॉ बोर्ड जो कहता है कि हम मुस्लिमों के ठेकेदार हैं, उनका ये फैसला कैसा लगा आपको? मैं कह रही हूँ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है कौन? क्या है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? ये अपना लॉ बनाने का देश में किसने आपको दिया है फंडा कि आप अपना ही लॉ बनाकर चल पड़े? आप मुस्लिम बहनों तक, आज तक मैंने कभी अपने कानों में इन मौलानाओं को ये कहते नहीं सुना हमारी मुस्लिम बेटियां स्कूल जाएंगी हम लेकर चलेंगे, हमारी मुस्लिम बेटियां जो जिस तरह से जीना चाहती हैं, पढ़ाई की तरफ जाना चाहती हैं, जीन्स पहनना चाहती हैं, जो करना चाहती हैं करें, हम उनके साथ खड़े, किसी भी मामले में साथ नहीं खड़े। लेकिन जहां इनको मिर्ची लगती है वहां है कि मुस्लिम बहनों को जरा सा न्याय और मुस्लिम बहनों के पर कहीं हम थोड़े बड़े ना हो जाएं, वो उड़ने ना लगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्यों आपके हिसाब से क्या चल रहा है पर्सनल लॉ बोर्ड? वो इसलिए क्योंकि बेटियों के साथ इन्होंने सालों साल बड़ा अत्याचार किया है राकेश भाई। आप देखिए इन्होंने बेटियों का क्या बना के रखा है, इन्होंने तो पूरे इस्लाम धर्म का ही कचरा करके रख दिया। मैं आऊंगा मैं एक एक क्विक रिप्लाई चाह रहा था। अब नाजिया आपके पास आ रहा हूं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से कहा गया है कि तलाक के बाद भत्ता है, तो भाई तलाक कोई क्यों देगा? तलाक देते ही इसीलिए कि ताकि पैसा ना खर्चा करना पड़े, मेंटेनेंस ना देना पड़े, उसका खर्चा ना उठाना पड़े। अभी आर्टिकल 25 की बात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो जनाब बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आर्टिकल 25 की बात कर रहे थे, लेकिन उसी संविधान में आर्टिकल 44 कॉमन सिविल लॉ है पर उसका विरोध कर रहे थे। आर्टिकल 25 का गाना इनके लिए बहुत आराम रहता है, लेकिन आर्टिकल 44 की इनको बड़ा चुभता है। क्या शरिया लॉ, शरिया कानून क्या कॉडिफाइड है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हजारों लाखों ऐसे वकील हैं जिनको बाद में शरिया कानून पढ़ना पड़ता है अपने केसेस को देखने के लिए। द थर्ड थिंग इज कि 2 डेकेड के बाद मुसलमान बेटियों को उनका अधिकार वापस मिला है और वो अपने लीगल राइट के लिए सीधा न्याय पालिका जाएंगी और वहां से अपना न्याय लेकर के आएंगी, जस्टिस लेकर के आएंगी। चौथी बात मैं बोलना चाहती हूँ कि आखिर शरिया अगर इतना ही अच्छा है तो उसको मुसलमान जो क्राइम करते हैं उन पर क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया जाता है? ऐसे तो क्रिमिनल लॉ पे चले जाते हैं बेल लेने के लिए, जब नासिर खान बलात्कार करता है, जब आफ्ताब बोटियां करता है, जब लारैब हाशमी गला रेतता है, तब तो क्रिमिनल लॉ होता है। लेकिन बेटियों को शरिया लॉ में ही ताबीज बांधना है। नहीं, ये आपने बड़ी पॉइंट कही है। तब ये कहा जाता है कि ये देश में लोकतंत्र है, कानून का राज है। असगर भाई, कानून का राज है। आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि मुसलमान शरीयत का पाबंद है, तो मैं सवाल पूछ रहा हूं फिर संविधान का क्या? संविधान का पाबंद नहीं है क्या? और फिर उस संविधान के देखरेख करने वाली सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि मुस्लिम महिलाओं को मेंटेनेंस मिलना चाहिए, तो वहां पर आपको शरीयत याद आ जाता है। नहीं ऐश्वर्या भाई, ऐसी बात नहीं है। नहीं, आप गलत चैनल मत नहीं ट्यून किया आपने। संविधान की राकेश नाम है, संविधान को आप टाइम्स नाउ भारत पर है। नहीं राकेश भाई, अच्छा आई एम सॉरी आपसे राकेश भाई, सॉरी नहीं, माफी चाहूंगा। तो राकेश भाई, ऐसी बात नहीं है कि हम शरीयत को ही सिर्फ लेके चल रहे हैं और संविधान को मानते नहीं। हम वो लोग हैं जो अपने मुल्क से बेपनाह प्यार करते हैं, इसकी दलील देने की जरूरत नहीं है हमें। और संविधान को अब अगर मान लीजिए 44 की मेरी बहन अभी बात कर रही थी, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर हम 44 की बात करें तो
25 आर्टिकल 25, 26, 27, नहीं, 28 मैं को क्या है असगर भाई, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा। एक तो आप मुल्क से प्यार करते हैं, हालांकि यहाँ पर मेहरदीन करते हैं, हाजी भाई करते हैं, ये इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा भाई। आप सभी लोग मुल्क से प्यार करते हैं, मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। अभी मैं 44-25 पर भी नहीं जा रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेंटेनेंस मिलना चाहिए भाई सभी महिलाओं को तलाक के बाद, तो वहां पर शरीयत का हवाला देकर यह कह देना कि मेंटेनेंस नहीं मिलना आपको ठीक लगता है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो या सुप्रीम कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, किसी भी फैसला हो, हम उस फैसले का एहतराम करते हैं। लेकिन जहां तक शरीयत का वादे, देखिए मेरा अपना, सबका अपना अपना ख्याल है। मेरा मानना है अब यही होता है कि जो ट्रायल कोर्ट के फैसले होते हैं उनका हम एहतराम करते हैं, लेकिन अगर हम उनसे संतुष्ट नहीं है तो हम हाई कोर्ट जाते हैं। अरे मैं फैसले पर आपकी राय नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं आपको कर सकते हैं, ये अलग। नहीं असगर भाई, आप सवाल फिर नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने अभी दाव की चुकी बात ही नहीं की। मैंने आपकी व्यक्तिगत राय जाननी चाहिए कि शरीयत का हवाला देकर मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकार से महरूम कर दिया जाए, वंचित कर दिया जाए, आपको ठीक लगता है ये? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं। किस अधिकार की आप बात कर रहे हैं? 1450 साल से उन्हीं अधिकारों को लेके, उन्हीं शरीयत के उसूलों को लेके, उन्हीं कानूनों को लेके सारी दुनिया चल रही है, चल रही थी। क्या आज किन कानूनों को लेकर पैदा हो गई? आज कुछ नए लोग पैदा हो गए। किन कानूनों को लेकर माशरा बदल गया? किन कानूनों को लेकर? कुछ वही का वही है, शरीयत के कानूनों को, शरीयत के कानूनों को लेकर तमाम। अगर मुसलमान शरीयत से पाबंद है तो है। आप किसकी बात कर रहे हैं? आप 1450 साल वाला कानून आप पहले देखिए, पहले कह दिया हमने, आपके कहने से कुछ नहीं होता है। आपके सवालों का जवाब भी नहीं देंगे आप लोग। तो आप ट्यूशन लोग हैं, आपको जो ट्यूशन दी गई है हम आपकी बात नहीं करेंगे, हम अपनी बात कहेंगे। अरे भाई, आप तो शरीयत से, आप तो शरीयत के खिलाफ है। अभी आपने कहा कि जीन्स की बात को लेकर शरीयत आगे आ जाती है। अरे जीन्स की बात को लेकर अगर आपको जीन्स पहनने को मना किया, अगर शरीयत ने अलाउ नहीं किया, तो क्या आपको परेशानी है भाई? जो शरीयत, अगर आप शरीयत से, अरे भाई शरीयत से कोई नफरत करता है तो अपना धर्म बदले। अगर शरीयत से, जो शरीयत में दिया है, शरीयत में जो दिया है, अगर आप नहीं, मैं आऊंगा। एक मिनट, आप शरीयत को क्यों बदल रहे हैं? अपना धर्म बदल नहीं, एक मिनट भाई, आप अरे रुकिए असगर भाई रुकिए। स्टूडियो में 2 मेहमान और मौजूद हैं, लेकिन असगर भाई अभी आप कानून के पाबंद हो जाने की बात करते हैं, अभी आप संविधान की बात कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले किसी ने सवाल नहीं उठाया तो मुल्क के प्यार की कह रहे थे कि हम बहुत प्यार कर रहे हैं, लेकिन मुल्क के संविधान को मानेंगे नहीं। वहां पर कह देंगे जहां अपनी सहूलियत आ जाती है कि हमारे लिए शरीयत हो गया। तो सर पहले चुन लीजिए ना, आप वकील हैं तो पहले चुन लीजिए कि आप शरीयत की वकालत करेंगे या फिर इस देश के संविधान के हिसाब से वकालत करेंगे। अरे भाई देखिए, एक इस मुल्क में रह के, इस मुल्क का कानून, और हमने पहले कहा अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई कानून बनाया है तो उसको फॉलो करेंगे, लेकिन हमारे लिए हमारी शरीयत पहले है, जो इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। कोई भी अगर शरीयत की, तो मतलब शरीयत के लिए संविधान को छोड़ देंगे ना? करता है शरीयत पहले है तो उसके लिए संविधान को क्या आप छोड़ देंगे? मैं ये पूछ रहा हूँ। चाहते हैं कि शरीयत बदल दे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ। नहीं, मैं ये, अच्छा चलिए मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, फिर मैं मेहरदीन के भाई के पास जाऊंगा। सुनिए। अरे असगर भाई, एक सीधा सवाल आपने कहा, आपकी अब मैं उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं। आपने कहा शरीयत सबसे ऊपर। एक सीधा सवाल हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, क्या आप शरीयत के लिए संविधान को छोड़ देंगे? नहीं, हम शरीयत चूंकि इस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क के कानून को मानेंगे, लेकिन हम शरीयत को नहीं, शरीयत के लिए संविधान को छोड़ देंगे हाँ या ना? दोनों बातें नहीं हो सकती हैं। नजरअंदाज नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, इतनी क्या दिक्कत है भाई मेहरदीन? हमारी 2 दिन पहले भी बातचीत हो रही थी कानून को, और अभी क्या है, इतनी बड़ी ठेकेदारी की बातचीत। शरीयत से नफरत, जिस पार्टी से आप आते हैं वो मुस्लिमों की सबसे बड़ी ठेकेदार बन जाती है, लेकिन महिलाओं के अधिकार चाहे पार्टी में देने की बात हो और चाहे उनके व्यक्तिगत जीवन में देने की बात हो, आप सबसे दूर जाकर खड़े हो जाते हैं।
देखिए राकेश भाई, हमारी पार्टी का जो स्टैंड है वो है स्टैंड के ये जो हमारी शरीयत के अंदर जो दखलंदाजी की जा रही है और जो शरीयत के अंदर जो सारे मुसलमान शरीयत को मानते हैं और उसी पर चलते हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं मानते। नहीं, मुस्लिम महिला को मेंटेनेंस मिल जाएगा तलाक के बाद, तो इसमें शरीयत में दखल हो जाएगा। नहीं, मेंटेनेंस तो उन्हें मिलता है एक महर की इद्दत के बाद क्यों नहीं भाई? नहीं उसके 2-3 महीना देंगे। नहीं, उसके बाद भी मिलता है राकेश भाई, शायद आपको पता नहीं है। जब तक मैं बता रहा हूँ ना, सुन तो लीजिए, एक मिनट में पूछ लूं, मैं एक एक बात क्लियर करता हूं। शबनम, उसके बाद भी मिलता है इद्दत के बाद भी? इद्दत के बाद नहीं मिलता, इद्दत वाला ही दे दे, वही गनीमत जानिए। अच्छा, वो भी नहीं देते? इद्दत वाली औरतें ही रोती घूमती हैं। शायद इन्होंने मुस्लिम औरतों पर काम नहीं कर रखा है, सिर्फ यहाँ पर खड़े होकर बोलना अलग चीज है टीवी में, और निचले स्तर पर जाके काम करना अलग चीज है। वो औरतें बेचारी वहीं पे रो रही हैं कि इद्दत वाला ही दे दो, कुछ तो दे दो। मुसलमान औरतों की दयनीय स्थिति पता भी है आपको, सिर्फ यहाँ पर फालतू बात करते हैं आप लोग। बहन बेटियों को इंसाफ दिलाना तो बड़ी दूर की बात है भाई। आपको क्या मालूम? इधर सुनिए, ऐसे करने से कुछ काम नहीं चलेगा। मुस्लिम बहन बेटियों के लिए काम किया है? अच्छा, पुरुषों के लिए बता दो क्या काम किया है? कितने पुरुषों को शरीयत के हिसाब से हाथ कटवा के आए हो जो चोरी करते पकड़े गए? कितने पुरुषों के हाथ कटवा दिए आपने कि हम तो शरिया से ही चलेंगे जी? हमारे यहाँ तो शरिया को पहले सर्वप्रथम सर्वोपरि माना गया है। ये मेरा मुसलमान भाई चोरी करके आया, इसके हाथ कटवाऊंगा। एक मिनट असगर भाई रुक जाइए, असगर भाई रुक जाइए, अरे रुक जाइए, मैं फिर आपके पास आऊंगा सर। अभी हाजी भाई ने कुछ नहीं बोला है, बड़ी शांति से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वो भी बीच में बोल सकते थे, मैं उनकी आवाज भी बंद नहीं करवा पाता स्टूडियो में है तो समझा करिए सर, अपनी अपनी बारी पर बोलिए। अब हाजी भाई एक नई बात आ गई, मैडम बोल रही है ना? हाँ रुक जाइए, तो मैडम को मैंने सवाल पूछा था इसलिए मैडम बोल रही थी। हाजी भाई एक नई बात कह दी शबनम ने, ये तो इद्दत के बाद की लड़ाई है, इद्दत में भी नहीं मिल रहा है। देखिए राकेश भाई, इस्लाम धर्म के एतबार से इस्लाम कह रहा है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के संविधान के साथ वफादारी करो, उस मुल्क के साथ वफादारी करो। हमारे मुल्क का संविधान बना, उसमें आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 19, ये सब उस संवैधानिक की है कि तो हिंदुस्तान में रहने वाले 8 मजहब के लोग अपने अपने मजहब के एतबार से। और आर्टिकल 44 जिसका जिक्र नाजिया कर रही थी, आर्टिकल 44 जो है उसको लागू नहीं किया गया। अभी 44 के ऊपर चर्चा ही थी। है ना जी, हम है कि नहीं संविधान में? अब सबरीमाला में राकेश भाई आप सिविल कोड है संविधान में, अरे दिशा निर्देशक तत्व में किसको लागू किया जाए? फिर आप लोगों को दिक्कत होने लगती है। बात रही तलाक की, तलाक के बारे में ना तो औरत जानती तलाक लेना और ना मर्द देने वाला जानता। तलाक का एक सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि तलाक दे दो जिसे चाहो जब चाहो तलाक दे दो। तलाक का ये है कि 1 2 2 2 3 2 और उसके बाद ठंडे पानी और गर्म खाने पर तलाक होता है भाई। वो तुम्हें हुई होगी, हमारे यहाँ नहीं होती, हमारे यहाँ नहीं पर्सनल टिप्पणी नहीं, एकदम पर्सनल टिप्पणी नहीं। उन्होंने क्या बोला, क्या पर्सनल टिप्पणी की है? नाजिया ने क्या पर्सनल टिप्पणी की है? उन्होंने कहा कि ठंडे पानी ठंडे खाने पर तलाक हुआ है, आप कह रहे हैं आपका हुआ होगा, ये पर्सनल टिप्पणी नहीं है। जाहिल लोग जो दे रहे इस तरह की, तो आप बोलिए ना, ये नाजिया पर पर्सनल टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? नहीं तो आप नाजिया पर पर्सनल टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? इन्होंने देखा, मैंने नहीं देखा, आपने कैसा इन्होंने देखा, अगली जवाब देंगी ना। जाहिल लोगों को सुधारने गए हो कभी? अरे भाई नाजिया रुक जाइए, नाजिया रुक जाइए, अभी हाजी भाई को बोलने दीजिए, फिर महदीन की बात भी पूरी नहीं हो पाई थी, फिर आप लोगों के पास आऊंगा। अरे रुक जाइए, तभी हमें पता है। शबनम प्लीज। मैं तलाक के मामले में 50 पे जगह बैठा हूँ। मैंने तलाक कोशिश ये करी कि तलाक नो, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह कुरान में कह रहे हैं कि तलाक मेरा हुक्म है, लेकिन मेरा सबसे नापसंदीदा अमल है। जिसको तलाक नहीं, और तलाक जिसको हो जाए, सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने से पहले ये देखना पड़ेगा, और जब तलाक का मुआवजा लेने जाएंगी और तो तब भी सुप्रीम कोर्ट को देखना पड़ेगा कि तलाक किस वजह से हुई। अगर औरत ये तो दूसरे धर्मों में भी देखा जाता है भाई। आपके यहाँ तलाक है ही नहीं, आप कैसे ले लेंगे? तो ऐसा थोड़ी नहीं कि कोर्ट में तलाक नहीं होता है हिंदू धर्म में। हाँ नहीं है धर्म में तलाक, लेकिन कोर्ट से तलाक होता है कि नहीं होता है? अरे सर कोर्ट से, और कोर्ट से तलाक होता है तो कोर्ट देखता है भाई कि कितना मेंटेनेंस देना है, पति की स्थिति क्या है, दोनों पक्षों को सुना जाता है। एक रिश्ते वाले की हैसियत के हिसाब से होगा, हैसियत के हिसाब से होगा। जो आदमी अपनी बीवी को, हाजी भाई सुनिए, दो अलग अलग बातें। बात सुन लीजिए, एक आदमी अपनी बीवी को रख रहा है और बीवी उसकी तंग है, परेशान है, तलाक नहीं हाजी भाई सुनिए, दो बातें हैं। एक, किसी की आर्थिक स्थिति है नहीं कि वो तलाक दे पाए, मेंटेनेंस दे पाए या नहीं दे पाए, वो एक अलग मसला है। उसकी आर्थिक स्थिति क्या हवाला दे रही है, वो 10 रुपए का मेंटेनेंस देगा, 10,000 का देगा कि 10 लाख का देगा, ये उसकी वो कोर्ट देखेगा, यस कोर्ट देखेगा। लेकिन सवाल ये है ना भाई, हाजी भाई,
कि यहाँ लोग कह रहे हैं कि हमको मेंटेनेंस देना ही नहीं है। राकेश वो भाई 10 रुपया भी नहीं देना है, अपनी 10 पैसा भी नहीं देना है। का नहीं सोच रही है। राकेश भाई एक सवाल आपसे, हाँ। आपसे और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनसे, हाँ, बोलिए। मैं पूछ रहा हूँ कि एक औरत को जो आदमी रख नहीं पा रहा, जिसकी वजह से तलाक हो रही है, अच्छा। और तलाक के बाद वो मेंटेनेंस कैसे देगा? क्यों? शादी कर लिया था, शादी करने से पहले नहीं सोचा, तलाक नहीं शादी करने से पहले नहीं सोचा सर तलाक कि रखना है नहीं रखना है, 2 साल बाद मन किया तलाक दे दिया। नहीं ऐसे नहीं मन ऐसे नहीं है, तलाक का कोई सिस्टम है, एक लंबे प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को एक भी आदमी मैं आऊंगा कोई बता भी नहीं सकता, जानता ये नहीं। बहुत गलत बात है हाजी भाई, जो आप बात करें बहुत गलत बात है। क्या बहुत गलत बात है मेहरदीन। उसी की वाइफ का नहीं सोच रहे कि हाँ। वो कैसे रहेगी। यस। वो रिक्शा वाले की चिंता खा रही है। नहीं भाई, शादी करने इस्लाम ने जाना शादी कैसे लेकर आया? 10 दिन के रिक्शा बाद चलाता था तो शादी करने गया था शादी करना ना, चाहिए। दहेज भी लेकर आया घर में उससे। माँ बाप पे बोझ नहीं बनना चाहिए, राकेश भाई, ना शौहर पे बोझ बनना चाहिए, ना किसी और पे बोझ बनना दहेज चाहिए। नहीं मांगा उसने। असगर भाई आऊंगा प्लीज बीच में नहीं, अपनी असगर भाई नई प्लीज जिंदगी बीच शुरू में। करना चाहिए। प्रोफेट मोहम्मद ने मना किया है, कहीं नहीं लिखा कुरान शरीफ में दहेज लो। आप लोग दहेज भी लेते हो बड़े बड़े लेवल पर भी और छोटे अब छोटे। मेहरदीन मुझे एक बात बताइए, अगर रिक्शे वाले की हैसियत नहीं तो शादी ही ना करें, कि शादी करके तलाक दे क्यों देती हैं देंगे, आप? उसके बाद चलेगा कि हम परिवार नहीं चला सकते हैं। देखिए, तो परिवार का डिसीजन होता है शादी का, तो परिवार वाले पहले लोग देखते हैं। क्यों? लड़के वाले की स्थिति नहीं देखी जाएगी? पहले से ही भाई हम बीवी ला रहे हैं, मैं आपके बीच में बच्चा होगा, परिवार आगे बढ़ेगा, उसको पाल पोस पाएंगे कि नहीं पोस पाएंगे? देखिए राकेश भाई, आप जो है बीच में बार बार कर रहे हैं, फिर आप मेरे से बुलवाइए मत, फिर जो और लोग हैं उनसे बुलवा लीजिए। जब मैं बताना चाह रहा हूँ आप सुनना नहीं चाह रहे। बोलिए। मैं कह रहा हूँ, जब माँ बाप एक रिश्ता तय कर देते हैं, उन दोनों को एक दूसरे की हैसियत के बारे में पता होता है, एक मेहर की रकम भी होती है। उसके बाद जो है अगर लड़की को वो तलाक दे देता है, तो जब उसका अगर बच्चा है तो उसका सारा खर्चा जो है कोर्ट की तरफ से जो सारा खर्चा दिया भी जाता है। ये सारी चीज़ें प्रोसेस में होती हैं, और ये हम भी देखते हैं, लोग जो हम पे कहते हैं, हमारे घर में भी हमारा भी परिवार है, तो ये सारी चीज़ें। मगर ये आर्टिकल 25 जो है हमारा, वो हमें कहता है कि आप अपनी शरीयत पर चलिए, और हम अपनी शरीयत के सुन तो लिए राकेश भाई, फिर वही बात राकेश भाई, हम अपनी शरीयत के मुताबिक चलते हैं और चलते रहेंगे। नहीं मैं आ रहा हूं, पहले तो मैं ये हो जाने दीजिए नाज़िया, बस मैं अपनी बात यही कह रहा हूं कि हम लोग शरीयत से चलते हैं और शरीयत पे चलते रहेंगे। जिन लोगों को मुखालफत करनी है वो मुखालफत करिए, मगर हम शरीयत की रक्षा नहीं होगी। हम शरीयत पे थे, हैं और हम शरीयत पे थे, हैं और मैं क़यामत तक रहेंगे। और जितने मुसलमान पूरी दुनिया में हैं, सब शरीयत पर चलते हैं। और आप देखिए, तलाक का जो मैटर है वो सब जगह होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मुसलमान ही तलाक देते हैं। हिंदू भाई, तो ये कौन कह रहा है कि नहीं होता है? बोलिए नाज़िया। मैं कह रहा हूँ मथुरा में जाइए, वहां जाके देखिए, आपको पता लग जाएगा कितनी महिला हमारी बहनें वहां। बेटा ना पैदा होने पर तलाक, खाना अच्छा ना बनाने पर तलाक, बच्चा पैदा करने की वजह से मोटी हो जाने पर तलाक, ठंडे पानी और ठंडे खाने पर तलाक। ये तलाक तो और बाकी धर्मों में नहीं होता है। ऐसी हजारों मिसालें मेरे लॉ चैम्बर में हैं। अब देखिए, इस्लाम के और शरिया के जस्टिफिकेशन पर क्रिमिनल लॉ के वायलेशन कितने धड़ल्ले से होते हैं, जो मुसलमान पुरुष आराम से करते हैं। एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज, मतलब पॉक्सो एक्ट का वायलेशन आराम से धड़ल्ले से होता है। चाइल्ड मैरिज बिल्कुल अनिवार्य है, बिल्कुल क्राइम है, लेकिन मुसलमान अपने इस्लामिक जस्टिफिकेशन पर आराम से करते हैं। अगर हिंदू करे तो वो जेल जाता है 7 साल के लिए, पर मुसलमान 4 बीवियां रखे तो वो ये कहता है कि वो इस्लाम में जायज है, इसलिए वो 4 बीवियां रख रहा है। पॉलीगेमेशन, हम जामिया में रहते हैं, पढ़ाइयों में रहते हैं, फिरोजाबाद में रहते हैं, अलीगढ़ में तमाम जगह देखते हैं। हमें नहीं मालूम आपने कितनी शादियों में अटेंड किया। 200 दिन हम शादियों में रहते थे, हमने तो कोई चाइल्ड मैरिज नहीं देखी। क्राइम करने का सिलसिला जारी किया है, इसके अलावा बिल्कुल विरोध करते हैं। और ये तो सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायपालिका ने, मेरी बात कहना सबके बस की बात नहीं, सर्वोच्च न्यायपालिका ने जो जजमेंट दिया है मुसलमान बेटियों के पक्ष में दिया है। क्या आज तक इन्होंने कभी भी एक नारा लगाया कि मुसलमान बेटियां पढ़ेंगी, मुसलमान बेटियों के हक के बारे में बात होगी, मुसलमान बेटियों के मुस्तकबिल के बारे में बात होगी? कभी नहीं नारा लगाया। लेकिन मुसलमान खोल के आए हैं, कितना कम मुसलमान बच्चे। भाई आपने खोला होगा ना, एक लार्ज पर्सपेक्टिव में ये बातचीत हो रही है, लार्जर पर्सपेक्टिव में ये बात हो रही है। नहीं, ये लार्जर पर्सपेक्टिव में बात हो रही है। अब अब रुक जाइए, ये क्या बात करते हैं? अरे सुनिए हाजी भाई, ये अरे सुनिए ना, ये लार्जर, एक मिनट असगर जी, 1 मिनट आ रहा हूं आपके पास। ये लार्जर पर्सपेक्टिव में बात हो रही है, और जिन अधिकारों की आप दुहाई दे रहे हैं, जिन अधिकारों की दुहाई दे रहे हैं, वो अधिकार असगर भाई क्या शबनम जैसी दूसरी महिलाओं
या फिर दूसरी मुस्लिम महिलाएं उनके समय याद नहीं आता है कि उनके भी कुछ अपने कानूनी अधिकार हो सकते हैं? या आपके हिसाब से शरीयत में या आपकी परिभाषा में इस्लाम में सिर्फ पुरुषों का ही अधिकार होगा? यही मेरा सवाल है राकेश भाई, ये सबसे बड़ा सवाल है। जो अधिकार औरतों को दिए गए हैं उसी तरह के अधिकार मर्दों के लिए क्यों नहीं है? और जितनी ये कानून आप रोज बना रहे हैं ना, ठीक है, हम उसको मना नहीं करते, लेकिन ये कि जो कानून चाहे उपासकों और दूसरे ये, अरे असगर भाई तो कहां अधिकार है? मैं अभी नहीं, सुनिए, आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी। एक मिनट असगर जी, आप ही के पास हूं सर, आपने बहुत अच्छी बात। अरे सुनिए ना सर, मर्दों को कहां पे भाई आपने, अरे सुनिए, सारा कानून, अरे सुनिए ना असगर भाई, सुनिए ना, आपने कहा बराबर अधिकार मिलना चाहिए। सुन लीजिए सर, बताइए कौन सा कानून है? सुनिए ना सर, एक मिनट रुक जाइए भाई। नहीं दे रहे हैं इस्लामिक कानून मर्दों को, इस्लामिक पनिशमेंट आप शरिया के हिसाब से नहीं, मैं उस पर भी नहीं जा रहा हूँ नाजिया, उस पर भी नहीं जा रहा। अब मुझे अरे प्लीज कानून एक अपराध, अरे तो सर जाकर सऊदी में रह लीजिए अगर इतना प्यारा लग रहा है तो। हमने ये भी कहा ना, यहाँ लागू नहीं हो सकता, मुस्लिम मुल्क में होगा लागू, कैसे हो जाएगा? के पास मैं रुक जाइए। आपने कहा कि बराबर अधिकार होने चाहिए, मैंने आपसे पूछा शरीयत आपके इस्लाम में क्या बराबर अधिकार है? अगर बराबर अधिकार है तो इनको मेंटेनेंस का क्यों नहीं है? पुरुष 4 शादी कर ले, ठीक है, 4 बीवियां एक साथ रख ले, यही काम महिला करे तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं, अगर अर्निंग महिला है तो उसमें ये मेंशन होना चाहिए कि फिर वो अपने मर्द को मेंटेन करेगी। ये हुआ बराबर? क्या बोला आपने? अगर वन साइडेड आपने कर दिया, कितनी महिलाएं अर्निंग हैं, अगर वो अर्निंग हैं और उनका हस्बैंड बाई चाहे बीमार है या कुछ कोई भी प्रॉब्लम है, वो नहीं है अर्निंग, तो औरत को चाहिए कि अब मुझे एक बात बताइए, ठीक, आप मुझे एक बात बताइए असगर कानून में, असगर भाई एक बात बताइए, फिर मैं शबनम के पास जाऊंगा। सर आप ही के पास हूँ, सर आप ही के पास हूँ। एक मिनट हाजी भाई प्लीज, हाजी भाई प्लीज, एक मिनट असगर भाई, एक और सवाल का जवाब दीजिए। एक दफा बता दीजिए। अरे आप मेरे से ज्यादा कानून के जानकार हैं, आप वकील हैं, आप ज्यादा कानून के जानकार हैं, मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। आप मुसलमान हैं तो इस्लाम को भी आप ज्यादा जानते हैं, मैं नहीं उतना जानता हूं। अब मुझे दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा कि पति बीमार है तो महिला अर्निंग है। अरे रुक जाइए भाई, आप ही से सवाल पूछ रहा हूं, तो महिला देख ले कि क्या करना है। मुझे आप एक बात बताइए कि अगर एक मुसलमान एक से अधिक शादी करता है, दूसरी की, तीसरी की या चौथी की, तो क्या पहली वाली बीवी से पूछता है कि मैं जा रहा हूं दूसरी या तीसरी को लाने, क्या तुम्हें कबूल है? पूछता है कभी? ना पूछता है और ना पूछना चाहिए। अच्छा, पति महिला को पूछना चाहिए। जब 4 शादियों की इजाजत है तो कर सकते हैं। और सुन लीजिए नहीं, गजब की हिपोक्रेसी है। जब तक नहीं सुनेंगे जब तक आपकी समझ में नहीं आएगी। नहीं, गजब की हिपोक्रेसी है। सुन लीजिए एक मिनट भाई, दो करी अब वो बिना तलाक की शादी करें? नहीं, वो बिना तलाक के 4 विवाह करें। नहीं, रुक जाइए एक मिनट बहुत, एक मिनट। अब असगर भाई आप रुक जाइए, शबनम एक मिनट, असगर भाई अब आप शांत रहेंगे, असगर भाई अब आप शांत रहेंगे। अरे रुक जाइए एक मिनट असगर भाई, प्लीज मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। शबनम आप बोलिएगा, लेकिन उससे पहले अरे असगर भाई एक मिनट प्लीज सर रुक जाइए, प्लीज ऐसा मत करिए, सीमित समय होता है। अब हाजी भाई आपने कहा कि अगर पति में दिक्कत है तो महिला तलाक दे दे, जाकर दूसरी शादी कर ले, तो ये बात पति पर लागू क्यों नहीं होती है भाई? एक साथ मत 4 बीवी रखो, पहले वाली को तलाक दे दो तो जाकर दूसरी वाली के साथ करो। देखिए राकेश भाई, 4 शादी के बारे में ना आपको जानकारी ना जो विरोध करते हैं। नहीं, मेरे 4 शादी पर नहीं जानना है। मैं आपसे नहीं, मेरे सवाल का जवाब चाहिए। मेरे सवाल का जवाब चाहिए। महिला को दूसरी शादी करनी है तो पहले तलाक दे पति को, दोनों जवाब, और पति तलाक ना दे, वो दूसरी तीसरी एक साथ 4 बीवियां रख ले। सुनेंगे जब तो जवाब दूंगा, अब आप कहते रहेंगे। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि ए आदम की औलाद, तुम्हें जो औरतें पसंद हो तुम उनसे 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 बशर्ते शर्त लगाई अल्लाह ने कि उनके साथ एक सा मामला कर सको, और अगर ये ना कर सको तो तुम्हारे लिए बेहतर है कि एक ही निकाह। बात ये है, औरत के लिए क्यों नहीं है ये कि आप 4 पतियों के साथ आराम से रह सकती हो तो रहो, जाओ। 5 पाली नहीं, 5 चाली नहीं, 5 चाली नहीं थी।
मुसलमानों की बात करो। मुसलमानों में नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। जिसको अल्लाह हराम कह रहा है वो कैसे रह लेंगे? जिसको अल्लाह हराम कह रहा है उसे कैसे रखेंगे? हराम अल्लाह कह रहा है उसे कैसे कह दिया? आप कह सकते हैं, आप कहती रहो, आपको जवाब देना होगा। शबनम एक मिनट शांत रहिए। शबनम एक सेकंड। अब आजिक भाई आपने कहा तो अरे रुक जाइए भाई, रुकिए, मैं थोड़ा और समझना चाहता हूं इस्लाम को। अब मुझे बताइए, आपने अल्लाह ताला की बात कही, तो क्या ये मैसेज सिर्फ पुरुषों के लिए है कि आप एक साथ 4 बीवियां रख सकते हो, महिलाओं के लिए नहीं है? आप ये नहीं है, इस्लाम में नहीं, मतलब महिलाओं के लिए। अभी आप यही कह रहे थे मर्दों के लिए है। लेकिन उसमें मतलब मर्द 4 बीवियां रख सकते हैं, महिलाएं नहीं रख सकती। शर्त नहीं सुनी आपने? शर्त लगाई, बशर्ते कि उनके साथ एक साथ मामला कर सको। तो ये महिला के साथ क्यों नहीं भाई कि एक साथ वो कर सके तो वो रख ले? एक ही करो। नहीं, ये हिपोक्रेसी है फिर, शबनम हिपोक्रेसी है ये फिर। और इसीलिए आप मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हैं कि कितनों को मेंटेनेंस देंगे? नहीं, कितनों को मेंटेनेंस देंगे? इसलिए मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हैं। 5 मर रहे, किसका बच्चा हुआ कैसे बताओगे? मेडिकली नहीं बता सकते आप, कैसे बता दोगे किसका बच्चा? ये बहुत निचले स्तर की डिबेट है, बहुत निचले स्तर पर आप डिबेट को लेकर जा रहे हैं। हाजी भाई, बहुत निचले स्तर पर डिबेट लेकर आप जा रहे हैं। सारे अधिकार आपको मिल जाए, शबनम नाज़िया को कुछ न मिले, ठेंगा मिल जाए उन्हें। नहीं बता सकती साइंस नहीं बता सकती किसका बच्चा होगा, डीएनए कराना पड़ेगा। अरे प्लीज सर, प्लीज इतने निचले स्तर पर मत लेकर जाइए। लोग हंस रहे होंगे, जो पढ़े लिखे मुसलमान हंस रहे होंगे। सच्ची बात कोई नहीं हंसता, झूठ पे समझते। नहीं, इसीलिए शबनम 4 की छूट है, इसीलिए मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हैं। कब मामला गड़बड़ हो जाए, तलाक देना पड़े, कितनों को मेंटेनेंस देंगे? मैं आपको एक बात बताऊं राकेश भाई, यही है इस्लाम के नकली ठेकेदार जिन्होंने मुस्लिम पुरुषों को भी गलत दिशा दे रखी है। कहीं नहीं लिखा कि आप 4 ये वाली खूबसूरत लगे तो उसे पकड़ लो, वो वाली क्या बात कर रहे हैं आप? नेशनल टेलीविजन में खड़े होकर आप ऐसी बात कर रहे हैं। सरदार 200 रखते थे, 200 रखते थे सब औरतें, इसलिए शरीयत ने लागू किया। आपकी औकात है, इसलिए कहा आप मुसलमानों को कह रहे हो जो पैसे वाला मुसलमान है वो 10 औरतें रख ले, ये मैसेज दे रहे हैं। इसलिए आप पुरुषों को बिगाड़ रहे हो। इस्लाम धर्म में कहीं नहीं लिखा है, कोई घटिया बात कहीं नहीं लिखी है। 200 से औरतें घूम रहे हो, जब हुक्म आया ना, हुक्म आज तो ये वाली अच्छी लग रही है, वो वाली से कर लो। फिर लड़कियों के लिए इस्लाम धर्म में इक्वालिटी का अधिकार दे रखा है, आप कह रहे बेटियों को समान न्याय का अधिकार। अब चलिए चलिए एक मिनट शबनम, अभी सब शांत रहेंगे, वक्त कम है। नहीं वक्त नहीं है असगर भाई, वक्त नहीं है। सवाल सिर्फ एक था, शबनम शांत होइए, अरे शांत होइए प्लीज। सवाल सिर्फ एक था और सवाल ये था कि मुस्लिम महिलाओं को तलाक के बाद मेंटेनेंस मिले या ना मिले, तब अच्छा होगा। पूरे पुरुषों की लॉबी इसके विरोध में खड़ी हो गई है कि भाई मिलना नहीं चाहिए। ये क्या मुस्लिम महिलाओं के हक की बात है? ये मुस्लिम महिलाएं खुद तय करेंगी। चलिए वक्त इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।